Hello dear students, welcome to VPIC online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you about लेंस फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन। आज मैं आपको इस वीडियो में लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन के बारे में बताऊंगा, यानी लेंस सूत्र तथा आवर्धन पढ़ना है। कहीं किसी बुक में आपको रेखीय आवर्धन मिलेगा यानी लीनियर मैग्नीफिकेशन मिलेगा, तो दोनों का मतलब सेम है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको लेंस के बारे में, लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में आपको बताया है। तो इस वीडियो में आज आपको पढ़ना है लेंस सूत्र तथा आवर्धन। लेंस सूत्र तथा आवर्धन। अब पहले थोड़ा पीछे की प्रीवियस चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमने लेंस आपको बताया था, लेंस दो होते हैं, एक कॉनकेव होता है, एक कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, एक कॉनकेव होता है, एक कॉन्वेक्स होता है। इनके तीन पार्ट आपके बताए गए थे। इसके बाद आपको इमेज फॉर्मेशन बताया गया था, इमेज फॉर्मेशन भी बता दिया गया था। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, जैसे आपने दर्पण में पढ़ा था, मिरर में पढ़ा था, चिन्ह परिपाटी कैसे जानेंगे कौन पॉजिटिव होगा, कैसे जानेंगे कौन निगेटिव। तो सेम रूल इसमें भी फॉलो होता है। इस साइड है तो निगेटिव होगा और इस साइड है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर इस साइड में है तो निगेटिव, इस साइड में है तो पॉजिटिव होगा। ऊपर है तो क्या होगा, पॉजिटिव, नीचे है तो कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो ये सब चीजें हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो आज हम लोग को जैसे आपको पढ़ना है लेंस सूत्र। क्या पढ़ना है बेटा, लेंस सूत्र पढ़ना है। देखो जैसे आपका मान लो ये कौन सा लेंस है बेटा, कौन सा लेंस बनाने जा रहे थे हम, उत्तल लेंस बनाने जा रहे थे। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस बनाना है आपको। ये देखो हमने उत्तल लेंस ले लिया। ये कौन सा लेंस है बेटा, उत्तल लेंस है। ठीक है, आपको सही से फिगर बना कर लेना है। ये उत्तल लेंस है आपका, मैंने एक उत्तल लेंस ले लिया। ये ऐसे देखो, फिगर थोड़ा कम सही बन रहा है। ये देखो आपका उत्तल लेंस है। ठीक, अब यहां से जो इसका फिगर होता है, इस पे हम लोग मान लेंगे स्मॉल यू डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है, स्मॉल यू डिस्टेंस पे कोई वस्तु स्थित है। अब यहां से क्या करेंगे, जब ये वस्तु यहां से जाएगी तो क्या होगी, लेंस से टकराएगी। लेंस से टकराने के बाद कहां से जाएगी बेटा, फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। और जो दूसरी प्रकाश की किरण रहती है वो प्रकाशिक केंद्र से रहती है, जाती है। कहां से जाती है, प्रकाशिक केंद्र से जाती है। ये एक दूसरे को जहां पे काटती हैं वहां पे इमेज बनता है। इसको मानना है तो इसको ओ डैश कंसीडर कर लो। ओ डैश लेने का मेन रीजन ये है कि ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है, आई फॉर क्या होता है, इमेज होता है। इसलिए हमने ओ डैश आई डैश ले लिया। लेकिन ज्यादातर आपको ए बी, यानी यहाँ पे ए बी और यहाँ पे ए डैश बी डैश ज्यादातर मिलता है। ठीक है, तो ये आपको मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा रिमाइंड रहेगा कि ओ का मतलब ऑब्जेक्ट वस्तु, आई का मतलब इमेज। ये आपका होता है उत्तल लेंस के लिए। अब देखो आपको ये प्रकाशिक केंद्र होता है, इसको सी लेते हैं। ये फोकस होता है, इसको हम लोग एफ कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, एफ कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जो प्रकाशिक केंद्र, जैसे आपको हमने मिरर में बताया था, मिरर में क्या था, ध्रुव था, वहां पे पोल था। मिरर में क्या होता था, पोल होता था। तो आप पोल में पढ़ते थे, पोल के बारे में, यानी कोई भी डिस्टेंस हमको लेनी रहती थी तो कहां से लेते थे बेटा, पोल से लेते थे। कहां से लेते थे, पोल से लेते थे। लेकिन यहां पे हमको कोई भी डिस्टेंस लेनी है तो प्रकाशिक केंद्र से लेनी है। कहां से लेनी है, प्रकाशिक केंद्र से। आपको कोई भी डिस्टेंस लेनी है तो प्रकाशिक केंद्र से लेनी है। अगर आप प्रकाशिक केंद्र से यू की डिस्टेंस, ओ की डिस्टेंस लेंगे तो आपका यू होगा। यानी आपको पता है, जैसे आपने यानी पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, यू से लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे लेकिन पोल नहीं है, यहाँ पे क्या है, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे है। क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। तो कोई भी डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करनी है तो कहाँ से करनी है, ऑप्टिकल सेंटर में। हमने जैसे आपको पहले बताया था, क्या बताया था कि कोई भी डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है तो पोल से करनी है। किसके लिए, मिरर के लिए। लेकिन अगर हम लोग लेंस की बात करेंगे तो लेंस में कोई भी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो आप कहां से करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, यानी प्रकाशिक केंद्र से करेंगे। अब देखो इस ऑब्जेक्ट का इमेज आई डैश पे बना तो ये जो डिस्टेंस होगी इसको हम लोग वी लिखते हैं और फोकस जो होगी इसको क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको फिगर समझ में आया होगा। अब यहां से आप बताइए उत्तल लेंस का इमेज कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, रियल बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा।
इसी प्रकार हम लोग किसकी बात करते हैं, अवतल लेंस की। किसकी बात करते हैं, अवतल लेंस की, कॉनकेव लेंस की। किसकी, कॉनकेव लेंस की। तो अगर इसमें वास्तविक बना है तो कॉनकेव में कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। स्वाभाविक सी बात है, कैसे बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा। देखो दोनों में डिफरेंस देखो, आप वहां पे पढ़ते थे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता था यानी जो इमेज बनता था वास्तविक बनता था, ठीक है। लेकिन अवतल लेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो इमेज बनता है आभासी बनता है। कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, ठीक है। वहां पे आपका था उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में जो इमेज बना था कैसा बना था बेटा, आभासी यानी वर्चुअल बना था। लेकिन यहाँ पे जो उत्तल लेंस है, उत्तल दर्पण में आभासी बना था, लेकिन उत्तल लेंस में कैसा बनेगा बेटा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ठीक है। अब इस आधार पे यहाँ पे जैसे हम लोगों ने वहां पे मिरर के लिए फॉर्मूला निकाला था, मिरर के लिए जो फॉर्मूला निकाला था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये आपका था मिरर्स फॉर्मूला, यानी दर्पण का सूत्र था फोकस दूरी के लिए। इससे रिलेटेड हमने काफी क्वेश्चन भी आपको कराए थे। अब यहाँ पे मिरर के लिए था, लेकिन हमको यहाँ से लेंस के लिए निकालना है। मिरर के लिए हमने आपको प्रूफ भी इसका बताया था। जो लेंस के लिए फार्मूला होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। ये बेटा होता है आपका लेंस के लिए। किसके लिए, लेंस के लिए होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ आया होगा। देखो v क्या है, आपको फोकस पता है, f क्या है, प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी है। v क्या है, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी है यानी इमेज की दूरी है। और जो u है वो क्या है, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी है। आपको साइन पता है, u जैसे इस साइड में है तो u की वैल्यू निगेटिव और सारी वैल्यू इधर है तो सारी वैल्यू कैसी होंगी बेटा, पॉजिटिव होंगी। आपको मैंने इसको बताया है, यानी u तो सबके लिए निगेटिव होता है, बार बार बताने का मतलब ना, यू तो सबके लिए ही निगेटिव होता है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/, क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। तो यहां से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे आता है, कुछ लोग के दिमाग में आता सर जी कहां से आ गया, ठीक है। तो इसका भी बेटा प्रूफ है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है। आप जब क्लास 12th में पढ़ेंगे तब आपको इसका प्रूफ कराया जाएगा कि कहां से आता है। करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो, वैसे ही जैसे उसमें किया था। जैसे इसमें o डैश c लेना है, उसके बाद क्या करना है, आपको अगला ट्रायंगल ले लेना है, यानी ये वाला इसको मान के ये वाला ट्रायंगल लेना है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यानी जैसे आपको मिरर वाला कराएगा था वैसे ही होता है इसका प्रूफ। लेकिन हमारे सिलेबस में यहाँ पे क्लास 10th में नहीं है, तो हमको इसको क्लास 12th में पढ़ना है। केवल मैंने आपको यानी आपको पता हो इसके लिए आपको बता दिया गया। ये तो फार्मूला है, इससे बेस्ड क्वेश्चन भी है, लेकिन इसका प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/, क्या होता है बेटा, u होता है, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, यानी आवर्धन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आवर्धन पढ़ते हैं। तो आपको आवर्धन के बारे में जानकारी होगी बेटा। आवर्धन क्या होता है, आइए देखते हैं हम लोग। आवर्धन, मैग्निफिकेशन क्या होता है, देखते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, आइए आपको मैं मैग्निफिकेशन के बारे में बताता हूं। मैग्निफिकेशन होता क्या है, आपने जैसे दर्पण के लिए पढ़ा था आवर्धन, तो वैसे ही ये भी होता है। इसको भी हम लोग m से लिखते हैं, ये भी क्या होता है, m से इसको प्रदर्शित करते हैं। ये होता है I/O इज इक्वल टू V/U, I/O इज इक्वल टू V/U। यानी आप डिफिनेशन देंगे तो किसी लेंस के लिए वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की जो दूरी होती है, यानी वस्तु की जो लंबाई होती है, उसका जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। यानी प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होगा वही आपका क्या कहलाएगा बेटा, आवर्धन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आवर्धन कहलाएगा। पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आवर्धन दर्पण के लिए बताया था, यहाँ पे आवर्धन हमने किसके लिए पढ़ा, लेंस के लिए पढ़ा। किसके लिए पढ़ा, लेंस के लिए। यानी ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही आपका कहलाएगा आवर्धन, यानी मैग्निफिकेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मैग्निफिकेशन कहलाएगा। तो फार्मूला हो जाएगा m इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू V/U इज इक्वल टू V/U, ठीक है। तो आप यहां से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत
तो m इज इक्वल टू आई बाई ओ इज इक्वल टू वी बाई यू। डिफिनेशन दे सकते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है वही आपका क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा, आवर्धन कहलाता है, यानी मैग्निफिकेशन पावर कहलाता है, मैग्निफिकेशन कहलाता है। इसको हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं बेटा, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो आपके दो टॉपिक हो गए। लेंस फार्मूला आप क्या होता है आपको बता दिया गया, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस 1/u। देखो प्लस दर्पण के लिए होता है, मिरर के लिए, और लेंस के लिए क्या होता है, बीच में माइनस होता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको याद रखना है, नहीं तो दर्पण के लिए 1/v माइनस 1/u रख दो और लेंस के लिए वो वाला, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। लेंस के लिए जो होता है बीच में माइनस होता है, दर्पण के लिए जो होता है बीच में क्या होता है, प्लस होता है। तो इसको आपको याद रखना है। जैसे वहां पे देखो, जब आपने दर्पण पढ़ा था तो वहां पे आपको जब आवर्धन बताया गया था, मैग्निफिकेशन बताया गया था, तो वहां पे आपने ये देखा होगा कि वहां पे था माइनस वी बाई यू, लेकिन यहाँ पे जो आवर्धन होता है इसका v बाई यू होता है। क्या होता है, v बाई यू होता है। इसका भी प्रूफ है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है 10th में, ठीक है। तो आपको उम्मीद करते हैं लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं लेंस की क्षमता के बारे में। किसके बारे में बेटा, लेंस की क्षमता। तो आइए देखते हैं, यानी पावर ऑफ लेंस, ठीक है, पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस। देखिए पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस, इसको हिंदी में कहते हैं लेंस की क्षमता। क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो आइए हम लोग पावर ऑफ लेंस के बारे में बात करते हैं। पावर ऑफ लेंस को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। P इज इक्वल टू होता है 1/f मीटर में। P इज इक्वल टू होता है 1/f किसमें, मीटर में। P इज इक्वल टू 1/f मीटर में, ठीक। अब आप यहां से, अब देखो इसकी आप डिफिनीशन देना चाहें तो दे सकते हैं। किसी लेंस के फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होगा, जो रेसिप्रोकल होगा, उसका वही क्या कहलाता है, लेंस की क्षमता कहलाता है। लेकिन इसमें जो फोकस होता है मीटर में होता है। फोकस किस में होता है बेटा, मीटर में होता है। किस में होता है, मीटर में होता है। फिर से एक बार देखते हैं, किसी लेंस के फोकस दूरी का जो रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा यानी व्युत्क्रम। वही क्या कहलाता है आपका, पावर ऑफ लेंस कहलाता है। पावर ऑफ लेंस को P से प्रदर्शित करते हैं। P इज इक्वल टू होता है 1/f मीटर में, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है उसको हम लोग डायोप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, डायोप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, डायोप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, डायोप्टर कहते हैं। यानी इसकी जो यूनिट होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायोप्टर कहते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता को 1 मीटर लेंस 1 मीटर क्षमता यानी फोकस दूरी की क्षमता वाले लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डायोप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, डायोप्टर कहते हैं। डायोप्टर को हम लोग किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। डायोप्टर को किससे लिखते हैं बेटा, डी से लिखते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको पावर ऑफ लेंस भी समझ में आया होगा, ठीक है। फिर से एक बार ध्यान देते हैं, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। जबकि जो फोकस दूरी होता है वो मीटर में होता है। किसमें होता है, फोकस दूरी जो होता है मीटर में होता है। इसकी जो यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डायोप्टर होती है, ठीक है। डायोप्टर भी आप समझ गए होंगे। डायोप्टर क्या होता है, डायोप्टर को हम लोग डी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। यानी 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता को हम लोग डायोप्टर कहते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता को डायोप्टर कहते हैं। अगर इसे मान लो डायोप्टर ही पूछा जाए तो आप बता सकते हैं 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, डायोप्टर कहते हैं। तो ये आपका हो गया लेंस की क्षमता। तो आपका ये जो चैप्टर है फिनिश होता है, समाप्त होता है। इसके बाद आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जाएंगे। क्या कराए जाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप न्यूमेरिकल कब आएंगे, जब आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा। जब आपने, स्वाभाविक सी बात है, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा नहीं हो तो कहाँ से आप करेंगे न्यूमेरिकल, नहीं कर पाएंगे ना। तो आप फिर से यानी पूरा चैप्टर जितना आप लोग को अभी तक पढ़ाया गया है
अच्छे से पढ़ें, जिससे कि न्यूमेरिकल आपको करने में बहुत ही आसानी रहेगी। ठीक है, एक बार फिर से रिमाइंड कराते हैं। जैसे लेंस सूत्र हमने इस वीडियो में आपको बताया 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/, क्या होता है, यहाँ पे बीच में माइनस होता है ना, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। इसमें जो f होता है फोकस दूरी होती है, जो v होती है वस्तु से किसकी दूरी होती है, यानी जो लेंस होता है उससे प्रतिबिंब की दूरी होती है, जो u होता है वो लेंस से वस्तु की दूरी होती है। ठीक है, अगर अवतल लेंस होगा, पहले उत्तल लेंस की बात करते हैं। उत्तल लेंस के लिए u निगेटिव होगा और सारी वैल्यू कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी। ठीक है, अगर अवतल लेंस की बात करेंगे तो अवतल लेंस में क्या होता है बेटा, अवतल लेंस में सारी वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। अवतल लेंस में सारी वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, तो आप इतना कर सकते हैं। तो लेंस पढ़ा दिया गया, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। लेंस की क्षमता बता दिया गया, P इज इक्वल टू 1/f होता है मीटर में, P इज इक्वल टू 1/f होता है किसमें बेटा, मीटर में। तो यूनिट इसका डायोप्टर होता है। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे तो ये आपको क्लास 12 के लिए बहुत ही प्रॉफिट करेंगे, क्योंकि आप जो क्लास 10 में जो भी सिलेबस पढ़ेंगे आपको वही सिलेबस क्लास 12 में पढ़ा है। लेकिन आपका थोड़ा लेवल जैसे जैसे हाई होगा वैसे वैसे थोड़ा क्या होगा, सिलेबस भी आपका बढ़ता जाएगा। तो आपको इतना अच्छे से लर्न कर लेना है। उम्मीद करते हैं आप लोग को अभी तक जितना भी पढ़ाया होगा समझ में आया होगा। किसी को कोई समस्या है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, तो जैसे इसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी बताया गया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, बताया गया था। आपको पता है C इज इक्वल टू एक फॉर्मूला NV होता है, तो यहाँ से N इज इक्वल टू हो जाएगा C/V। C क्या होता है, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल। और जो V होता है ये किसी माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। V जो होता है ये किसी माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। तो कह सकते हो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। लेकिन ये जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, यानी अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। इसके बाद अगर बात करें तो जैसे आप लोगों को बताया गया था, जैसे थोड़ी चीज़ें और आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको स्नेल्स लॉ बताया गया था, स्नेल्स लॉ बताया गया था sin I बाई sin R इज इक्वल टू N2/N1 आपको बताया गया था। ये आपका स्नेल्स लॉ था। क्या था बेटा, स्नेल्स लॉ था आपका। अब इसको और भी टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे आइए बताते हैं। जैसे आपको पता है C इज इक्वल टू NV होता है, C इज इक्वल टू क्या होता है, NV। तो इसको मानोगे C1, इसको मानोगे V1। अगर पहले की बात करेंगे तो यहां से हो जाएगा आपका C/N1 इज इक्वल टू V1। इसी प्रकार अगर C/N2 इज इक्वल टू V2 भी लिख सकते हैं, C/N2 इज इक्वल टू V2 भी लिख सकते हैं। अगर यहां से दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों को क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो आ जाएगा N2/N1 इज इक्वल टू V1/V2। N2/N1 इज इक्वल टू V1/V2 हो जाएगा। ये तो आपके पहले का है थोड़ा, लेकिन हम क्या बता दिया जाए, N2/N1 इज इक्वल टू हो जाएगा V1/V2 हो जाएगा। आप यहां से क्या करेंगे, N2/N1 के प्लेस पे V1/V2 रख देंगे, यानी sin I बाई sin R इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं V1/V2। ठीक है, V1/V2 यानी पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, और ये क्या है, दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल। यानी अगर हम लोग n बराबर लिखना चाहें तो N2/N1 तो लिखा ही था, इसको V1/V2 भी लिख सकते हैं, V1/V2 भी लिख सकते हैं। V1 क्या है, देखो यहां से समझ में आ गया होगा। आपको फॉर्मूला पता है C इज इक्वल टू NV होता है। C इज इक्वल टू क्या होता है, NV होता है। जो C होता है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, जो N होता है इसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक कहते हैं। जो V होता है ये चाल होती है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। तो हम लोग मान लेंगे पहले माध्यम की बात करें तो पहले माध्यम के लिए, दूसरे माध्यम के लिए हो जाएगा। पहले माध्यम के ये हुआ, दूसरे माध्यम के हो जाएगा। दोनों को क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है। तो यहां से आ जाएगा N2/N1 इज इक्वल टू V1/V2।
N2/N1 इज इक्वल टू V1/V2 हो जाएगा। आप यहाँ रखेंगे, आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, आप इससे भी अपवर्तनांक की डिफिनीशन दे सकते हैं, क्योंकि ये n बराबर आता है तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होगा वही आपका क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। ठीक है, इस बेस पे आप इसको लर्न कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, लेंस के बारे में, ठीक है, और कौन सा टॉपिक था आपका, प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस उत्तल लेंस दोनों के लिए आपको बता दिया गया है। उसके बाद लेंस सूत्र आपको बता दिया गया, लेंस फॉर्मूला। उसके बाद लेंस मैग्निफिकेशन यानी मैग्निफिकेशन आवर्धन भी आपको बता दिया गया, लेंस की क्षमता भी आपको बता दिया गया। ठीक है, तो इतने टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ा दिए गए, इतने ही टॉपिक आपके हैं ही। ठीक है, तो आपको अभी तक जितना भी पढ़ाया गया आप उसको अच्छे से लर्न करें। इसके बाद इस चैप्टर के हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। थैंक यू।